हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट सेकंड EAFM पेपर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंधन के मूल तत्व। चैप्टर है कैपिटल बजटिंग, पूंजी बजटन। सब पॉइंट एस्टीमेट ऑफ कॉस्ट एंड बेनिफिट और कैश फ्लो ए प्रपोजल, प्रस्ताव की लागतों एवं लाभों अथवा रोकड़ प्रवाहों का अनुमान। पूंजी बजटन निर्णयों में प्रस्ताव की लागतों एवं लाभों को रोकड़ प्रवाहों में मापा जाता है। रोकड़ प्रवाहों से आशय रोकड़ आगम, रोकड़ व्ययों अथवा एक प्रस्ताव द्वारा उत्पन्न प्रत्याय के रोकड़ जनित माप से है। लागतों को रोकड़ बहिर्वाह कैश आउटफ्लो तथा लाभों को रोकड़ अंतर्वाह कैश इनफ्लो कहा जाता है। एक प्रस्ताव से संबंधित रोकड़ प्रवाह तीन प्रकार के प्रवाह हो सकते हैं, जैसे एक प्रारंभिक विनियोग या रोकड़ बहिर्वाह, जिसे बोलते हैं कैश आउटफ्लो। दूसरा शुद्ध रोकड़ शुद्ध वार्षिक रोकड़ अंतर्वाह, इसे बोलते हैं नेट एनुअल कैश इनफ्लो। कैश आउटफ्लो जो संस्था से बाहर किसी संपत्ति के लिए कैश जाता है, उसे हम कैश आउटफ्लो की श्रेणी में रखते हैं। और ऐसा कैश जो लाभों के माध्यम से या उत्पादन प्रक्रिया के माध्यम से संस्था के अंदर आता है, उसे नेट एनुअल कैश इनफ्लो कहा जाता है। अब अंतिम रोकड़ अंतर्वाह टर्मिनल कैश इनफ्लो, ये तीन बातें हमारे पास होती हैं। इन तीनों का हमें अभी आगे अध्ययन करना है। नंबर एक है प्रारंभिक विनियोग की लागत या रोकड़ बहिर्वाह, इसे बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट और कैश आउटफ्लो। किसी भी संपत्ति की स्थापना की जाती है तो स्थापना करने के लिए हमें जो भी व्यय करने पड़ते हैं, चाहे वो संपत्ति की मूल कोस्ट हो या संपत्ति को क्रय करने के लिए हमें विभिन्न टुकड़ों में कोई भुगतान करना पड़े, या हम खुद जाकर के मार्केट से मशीन परचेज करने के लिए प्रयास करते हैं, उसमें जो खर्चा आता है वो सभी खर्चे हैं। मशीन को स्थापित करने के लिए जो खर्चा आता है वो भी उसमें जुड़ता है, और मशीन को मार्केट से अपने बिजनेस पॉइंट तक लाने के लिए जो फ्रेट एंड रेंट लगता है वो भी इसमें ऐड होता है। तो ये प्रारंभिक विनियोग के अंदर सारे खर्चे शामिल किए जाते हैं। नवीन या विस्तार परियोजना की दशा में मूल विनियोजन से आशय परियोजना के प्रारंभ शून्य अवधि काल में कुल रोकड़ बहिर्वाहों से होता है, जिसमें क्या क्या सम्मिलित करते हैं। देखिए, नवीन संपत्ति की लागत, जिसमें भूमि, भवन, मशीनरी आदि को क्रय करने की लागत तथा बीमा, भाड़ा, स्थापना व्यय सभी सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा है अवसर लागत, यदि नए विनियोग में कुछ विद्यमान सुविधाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे यदि एक संस्था अतिरिक्त भूमि पर संयंत्र लगाना चाहे तो इस भूमि का विक्रय मूल्य इसकी अवसर लागत होगी। नंबर 3 आता है अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की राशि में वृद्धि या कमी का भी समायोजन किया जाता है। आय में वृद्धि करने वाले विनियोग प्रस्तावों में अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि लागतों में कमी करने वाले प्रस्तावों में परिचालन कुशलता में वृद्धि करने वाले कारण कार्यशील कुशलता की पूंजी में कमी होती है। प्रतिस्थापित परियोजनाओं की दशा में पुरानी संपत्ति के स्थान पर नवीन संपत्ति प्रतिस्थापित करने पर नए संपत्ति में विनियोजन राशि की गणना करते समय उसके लागत मूल्य एवं स्थापनाओं की राशि के योग में पुरानी संपत्ति के अवशिष्ट मूल्य या निष्करण मूल्य को घटा दिया जाता है, जिससे उसकी एक्चुअल कॉस्ट हमारे पास में आ जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हम रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट तैयार करते हैं तो नवीन प्रोजेक्ट जब हम लेकर आएंगे और पुराना प्रोजेक्ट है उसको हटाएंगे, पुराने प्रोजेक्ट को हटाने के बाद में जो उससे हमें कबाड़े के रूप में बेचने पर जो वैल्यू मिलती है, उस वैल्यू से नवीन प्रोजेक्ट की कॉस्ट को कम कर दिया जाता है और इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है नवीन प्रोजेक्ट की। अब आता है नंबर 2 पे शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह या लाभ, नेट कैश इनफ्लो और बेनिफिट्स।
प्रारंभिक विनियोग अथवा रोकड़ बहिर्वाहों से परियोजना द्वारा रोकड़ लाभों के रूप में रोकड़ अंतर्वाहों की एक श्रृंखला उत्पन्न की जाती है। ये रोकड़ अंतर्वाह परियोजना के जीवन काल में प्रति वर्ष समान हो सकते हैं अथवा एक वर्ष से दूसरे वर्ष परिवर्तित हो सकते हैं। इन वार्षिक रोकड़ अंतर्वाहों से आशय लेखांकन लाभों से नहीं है, क्योंकि लेखांकन लाभ उपार्जनों, संभावित हानियों के लिए आयोजनों तथा गैर रोकड़ लेन देनों से प्रभावित होते हैं। इसलिए पूंजी बजट निर्णयों से संबंधित रोकड़ अंतर्वाह कर पश्चात रोकड़ अंतर्वाह होते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो शुद्ध रोकड़ अंतर्वाहों में ह्रास पूर्व किंतु कर पश्चात शुद्ध आय या लाभों से होता है। इसलिए इन रोकड़ अंतर्वाहों की गणना करने के लिए सबसे पहले सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस घटा दिया जाता है, इंटरेस्ट भी घटा दिया जाता है, डेप्रिसिएशन भी घटा दिया जाता है और टैक्स भी घटा दिया जाता है। और टैक्स घटाने के बाद में फिर पुनः डेप्रिसिएशन जो घटाया था उसको वापस इसमें ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो होता है वो किसी प्रकार का एक एक्सपेंसेस नहीं होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ टैक्स कैलकुलेशन को कम करने के लिए या कर भार को कम करने के लिए कर विधान के अंदर दी गई छूट होती है, जो कि डेप्रिसिएशन के रूप में हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए डेप्रिसिएशन को पहले घटा करके और टैक्स के बाद वापस जोड़ दिया जाता है। शुद्ध रोकड़वाह में क्या होता है? शुद्ध रोकड़वाह के अंदर शुद्ध रोकड़वाह में सेल्स माइनस एक्सपेंसेस माइनस डेप्रिसिएशन माइनस टैक्स और प्लस डेप्रिसिएशन, अर्थात टैक्स घटाने के बाद में डेप्रिसिएशन को वापस ऐड कर दिया जाता है। अथवा ब्याज एवं कर पूर्व आय हो गया, इसमें से हम टैक्स घटा देंगे और फिर इसका जो डेप्रिसिएशन उसको हम वापस जोड़ देंगे, तो ये हो जाता है नेट कैश इनफ्लो। अब नंबर 3 आता है अंतिम रोकड़ अंतर्वाह टर्मिनल कैश इनफ्लो। संपत्ति के उपयोग काल के अंतिम वर्ष के रोकड़ अंतर्वाहों में वार्षिक रोकड़ अंतर्वाहों के अतिरिक्त निम्नलिखित इसमें 2 बातें और ऐड हो जाती हैं। जैसे एक होता है अवशिष्ट या निस्तारण मूल्य, स्क्रीप और साल्वेज वैल्यू। यदि है तो उसे और जोड़ा जाएगा। निस्तारण मूल्य से आशय बिक्री के समय संपत्ति के बाजार मूल्य से है। निस्तारण मूल्य से आशय बिक्री के समय संपत्ति के बाजार मूल्य से, अर्थात संपत्ति जब पूरी समाप्त हो जाती है और उसको हटा करके हम मार्केट में उसको जिस मूल्य पर बेच सकते हैं उसको साल्वेज वैल्यू या निस्तारण मूल्य कहते हैं। नंबर 2 दूसरी आती है इसके अंदर मुक्त की गई कार्यशील पूंजी, रिलीज्ड वर्किंग कैपिटल भी अंतिम वर्ष का रोकड़ अंतर्वाह माना जाएगा, क्योंकि अतिरिक्त स्थायी कार्यशील पूंजी की अंतिम वर्ष बाद आवश्यकता नहीं रहेगी, इसलिए इसको मुक्त की गई कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो अंतिम रोकड़ अंतर्वाह टर्मिनल कैश इनफ्लो में 2 बातें हमारे सामने आती है। एक, हमारे पास जो संपत्ति होती है उस संपत्ति को पूर्णतया उपयोग करने के बाद में जो उसका अवशिष्ट बचता है और उस अवशिष्ट को हम मार्केट में बेचते हैं तो साल्वेज वैल्यू कहते हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, उस संपत्ति को ऑपरेट करने के लिए यदि फिक्स वर्किंग कैपिटल पहले रखी गई हो या कंपलसरी वर्किंग कैपिटल पूर्व में रखी गई हो, तो जैसे ही ये संपत्ति समाप्त होती है इसकी साल्वेज वैल्यू अर्थात इसको मार्केट में सेल आउट कर देते हैं, कबाड़े बेच देते हैं, तो जो वर्किंग कैपिटल इसके साथ स्थायी रूप से जोड़ी जाती है वो फ्री हो जाती है। तो हमारे पास में टर्मिनल कैश इनफ्लो के रूप में 2 बातें शामिल हो जाती हैं। एक होता है साल्वेज वैल्यू और दूसरा होता है फ्री हैंड ऑफ वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो इन दोनों को भी हम रोकड़ अंतर्वाह में ऐड करते हैं जो वर्ष के मशीन के अंतिम वर्ष में लागू होती है। धन्यवाद।